ओम शांति, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आज आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए हमारे साथ विशेष फिर से पीसी सुतार सर जुड़े हुए हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग सर से बात करते हैं तो निश्चित तौर पे एजुकेशनिस्ट है और संस्कार भारती के विशेष सेक्रेटरी भी हैं। तो काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन जो है एजुकेशन, भारत की परंपरा और भारत की विविधता और भारत की महिमा और भारत ने विशेष दूसरे लोगों को यानी दूसरे राज्य को क्या दिया, इस विषय पर हम लोग बातें करेंगे। तो आप सभी की तरफ से सर जी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में, इन चंद तालियों के साथ। बहुत-बहुत और धन्यवाद आज आपका। हमारे साथ सुभाष जी जलगाँव से जुड़ गए हैं, ओम शांति लिख के भेजा है। के राम गरासिया जी जुड़ गए हैं, देवेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं और हमारे चौहान जी भी जुड़ गए हैं, शिवराज सोनी जी जुड़ गए हैं, चंद्रशेखर शर्मा भी जुड़ गए हैं। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आप सभी को। और आइए सर, स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जी, जी, शुक्रिया। और इस समय कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी श्रोताओं का मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वो अपना जी, जी। समय निकाल रहे हैं और इस महत्वपूर्ण अपनी परिचर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। इस समय मैं जो देख पा रहा हूँ वो बहुत सारे शिक्षाविद, शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले बहुत सारे लोग इस समय लाइव हमारे साथ में हैं और बहुत अच्छा लगेगा कि वे साथ में रहें और जितनी सारी बातचीत यहाँ पर हो और जो विषय यहाँ से निकल कर के जाएँ जो आज की आवश्यकता है और शिक्षा जगत को आवश्यकता है, देश को आवश्यकता है इन सब विषयों की। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं चाहूँगा सर जैसे कि हम लोग विषय को लेकर बात करने वाले हैं, भारत ने जी। दुनिया को क्या दिया है। तो इसमें शुरू-शुरू की बात अगर कहें तो एजुकेशन, शिक्षा और संस्कार इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग देखें और अध्यात्म को अगर देखें, तो भारत इन सारी चीज़ों से पहले से संपन्न है। लेकिन आज कहीं न कहीं वो चीज़ें जो है इम्बैलेंस भी दिखाई दे रहा है। मैं चाहूँगा कि वो इम्बैलेंस को कैसे हम लोग फिर से बैलेंस करें? क्योंकि आज कुछ चीज़ें हमारे पास होती है या किसी और का चीज़ पड़ा है तो जल्दी से वो गायब हो जाता है और विदेश में वो जी। चीज़ें नहीं होती है। तो जहाँ संस्कारों का जो महारत है हमारे यहाँ से गए हैं, लेकिन आज वो चीज़ें कहीं न कहीं गड़बड़ा जा रही हैं। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं अपनी बातचीत शुरू करूँ और जिसकी मैं बात हमेशा किया करता हूँ कि जब जब हम जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं, भारतीय शिक्षा की बात करते हैं, तो मैं एक बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया करता हूँ और वो ये है कि भारत में शिक्षा तो है, लेकिन बिल्कुल। शिक्षा भारत नहीं है। जिस बात को आपने कहा कि और इसी बात को ये जो खाली जगह है या इस स्थान पर जो दूसरी बातें आ गई है, वो फिर से स्थापित करने की आवश्यकता है। और देखो आज आपके कार्यक्रम का नाम भी जो है वो भारत की विश्व को देन है और इसको हम इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऐसा भी कह सकते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये एक अंतर्द्वंद्व है इंडिया वर्सेस भारत का। और जब ये भारत स्थापित नहीं होगा, जब तक स्थापित नहीं होगा हर क्षेत्र में तब तक हम अपने मूल तक पहुंच नहीं पाएंगे और लोग हमको जो अ, वर्षों तक, हजारों वर्षों तक भारत क्या है, पिछड़ा है, गरीब है, रोगियों का, ढोंगियों का, लुटेरों का, सपेरों का, भिखारियों का, अंधविश्वासियों का ऐसा देश है भारत जिसके पास कुछ नहीं है। ये
गाथा लोग गाते रहे और हमारी इस युवा पीढ़ी को हम यही पढ़ाते रहे। और इसलिए मैं प्रारंभ में आप सबको अच्छा लगेगा कि एक कविता के माध्यम से अपनी बात शुरू करता हूँ। आपकी अनुमति हो तो बिल्कुल, एक बिल्कुल, बिल्कुल सर, स्वागत है आपका, सुनाइए। एक एक ऐसी कविता जिससे ये जो मैंने कहा कि हमको अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है और आप जानते ही हैं एक बड़ा अच्छा अवसर है कि देश के सामने हम अपनी स्वाधीनता का 75वां वर्ष मना रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब हमें इस स्वाधीनता को स्वतंत्रता की ओर ले जाना है, तंत्र अपने विकसित करने हैं और उससे भी आगे बढ़ कर के मैं कहूँगा कि स्वतंत्रता को भी स्वराज की ओर ले जाना है। जो हमारे बिल्कुल, बिल्कुल। महापुरुषों ने सपना देखा था स्वराज का, उस स्वराज की ओर भारत को ले जाना है और इसलिए ये इसमें जो मूल शब्द है स्वराज, स्वाधीनता, स्वतंत्रता, ये स्व को पहचानने की आवश्यकता है और इसलिए मैं कविता शुरू करता हूँ। 2 मिनट की एक सुंदर सी कविता है। आप सुनिएगा उसको। देखो हमारी ओर, देखो पहचानो हमारी हमें। जी। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें। हम हैं देशी, मगर हर देश में छाए हैं हम। हम हैं देशी, मगर हर देश में छाए हैं हम। हम वही हैं जो बाण भेद कर धरती तक धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विधा सीखे बिना ही गए और वे भी हम ही हैं जिनके फेंके पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट और संगीत बनाई और जिंदगी की सांस जब टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई। अभी देखा आपने सारा कोविड का काल और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे संतु निरामयाः। ईश्वर हम पर ही नहीं हर किसी पर सब पर कर दया। देखिए ये वो बात है जो भारत का प्रतिनिधित्व करती है। हमने कभी नहीं कहा कि भारत भवन्तु सुखिनः, बिल्कुल। सर्वे भवन्तु सुखिनः। और ये सर्वे भवन्तु सुखिनः जब हमने वैक्सीन पर लिख करके दिया तो आपने देखा कि ब्राजील के प्रधानमंत्री जी ने हमको भारत को क्या संदेश दिया। दुनिया ने भारत को क्या संदेश दिया कि भारत ने इस समय मानवता की वो सेवा की है आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले और बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का सवेरा है और इंसानियत के उजाले हैं। पहचानो हमें। हम हैं देशी मगर हर देश में छाए हैं हम। जानते हैं चांद सूरज जिद हमारी जद हमारी। हम वही जिसने समुद्र की लहर पर बांध साधा। हम वही जिनके लिए दिन रात की कभी रही न बाधा। हम ही धरती को माता मानकर सम्मान देते। हम ही हैं जो चलने से पहले मंजिलें पहचान लेते। हम वही जो शून्य में से शून्य रचते हैं निरंतर। हम वही जो रोशनी रखते हैं सबकी चौखटों पर। उन उजालों का यही पैगाम लेकर आए हैं हम। पहचानो हमें, पहचानो हमें। जिंदा रहने का असल अंदाज सिखलाया है हमने। जिंदगी है जिंदगी के बाद बतलाया है हमने और हमने बतलाया है कि कुदरत का असल अंदाज क्या है, रूप क्या है, रंग क्या है, महक क्या है, स्वाद क्या है। और हम ही ने दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया है। नफरत को गले मिल मिल के शर्मिंदा किया है। जी, उन जी। तरक्की के खुदाओं ने तो घर को डर बनाया। उन पड़े खाली मकानों को हम ही ने घर बनाया। हम ना आते तो तरक्की इस कदर न बोल पाती। हम ना आते तो तरक्की इस कदर न बोल पाती। हम ना आते तो ये दुनिया खिड़कियां न खोल पाती। क्या बात है! है जम्बू द्वीप के निवासी
महर्षि की संतान हैं हम, आर्यावर्त हुँ। की है कहानी, माँ भारती के जाए हैं हम। पहचानो हमें, पहचानो हमें, हम हैं देशी, पूरे विश्व में छाए हुए हैं हम। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैंने कोशिश की कुछ पंक्तियों के द्वारा कि इस युवा पीढ़ी को हमारी पहचान तो कहीं न कहीं मिले कि हम हैं कौन। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी कविता आपने सुनाया और निश्चित तौर पे हमारे जीवन में ये सारी कविताएँ, शब्द जो हैं बहुत काम करती हैं और आनंद आता है। तो भारत की ये विविधता है कि जहाँ पर कविता, गीत और कहानियाँ भरे पड़े हैं। शास्त्रों में भी इन चीज़ों का गायन है और इन चीज़ों को जब भी हम लोग सुनते हैं तो कहीं न कहीं अष्टवक्र की बात कहें, तो व्यक्ति बाहरिक रूप से कैसा भी हो, लेकिन आंतरिक सुंदरता कितनी इम्पोर्टेंट है, वो हमें बता सकता है शब्दों के माध्यम से। तो इसीलिए उनके कभी जब भी मुझे ऐसी मुश्किल घड़ी आती है, तो उस व्यक्ति के जीवन की कहानी अगर थोड़ी देर के लिए भी याद कर ले, तो आपको बहुत प्रेरणा मिलता है। आपकी मुश्किलें उनके सामने कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ सर, बताइए हम लोग अभी शुरू करते हैं भारत की देन विश्व के लिए। बिल्कुल। अपनी इस परिचर्चा को शुरू करता हूँ और मैं हमारे जो श्रोता हैं उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि बीच-बीच में वो कमेंट्स करते रहें और कमेंट मैं करते रहें जो और आज बात सवाल करना है तो सवाल भी करें। बिल्कुल, बिल्कुल संवाद भी करें और अच्छा बिल्कुल। लगेगा। कुछ प्रश्न आप पूछें तो उनका समाधान भी होगा, मिलकर के सारी परिचर्चा को हम आगे बढ़ा पाएँगे। और हुँ, मैं आप सबसे एक बात प्रारंभ में ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आज इस विषय पर हम जितनी बात करेंगे, वो लॉजिक के साथ बात करेंगे। बिल्कुल, तथ्यों बिल्कुल। के आधार पर बात करेंगे और इसलिए मैं सभी से आग्रह करूँगा कि वे अगर कुछ बातों को नोट कर लेंगे तो भावी पीढ़ी के लिए आप आगे बताने में उनको समर्थ होंगे और केवल ऐसा नहीं है कि किसी विषय पर हमने चर्चा कर ली और पाया कुछ भी नहीं और इसलिए तथ्यात्मक लॉजिक के साथ आज हम बात को शुरू करते हैं और मेरा पहला विषय जो है आपने जो चर्चा का विषय रखा है कि भारत ने आखिर विश्व को क्या दिया है, तो मैं ये कहूँगा कि ये दुनिया का एक ही मात्र देश ऐसा है भारत, जो विश्व का सबसे प्राचीन देश है। जब से ये सृष्टि बनी है, 1 अरब 95 करोड़ 84 लाख 25,123 साल पहले सृष्टि का निर्माण हुआ और सूर्य की पहली किरणें भारत ने ही देखी। विश्व का प्राचीनतम देश भारत इसी ने सारी दुनिया को दिया है पहले भी, क्योंकि भारत का अर्थ ही यही है, भारत जो ज्ञान में रत रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ज्ञान में जो रत है ऐसा देश भारत और हमारे पूर्वजों ने भी दुनिया को दिया है, हालाँकि उन्होंने कभी ऐसा कहा नहीं कि हम दे रहे हैं। और अभी भी हम दुनिया को दे रहे हैं, बिना कहे दे रहे हैं। हुँ, तो एक लंबी ये परंपरा है कि जब हमारे पूर्वजों ने इस सारी दुनिया के पास कुछ नहीं था, तब से देना शुरू किया। मैं पहला बिंदु शुरू करता हूँ मित्रों और वो है शब्द जिसको आज हम बोल रहे हैं। भाषा बाद में, शब्द, अक्षर, ये अक्षर अक्षर जी। दुनिया को हमने दी। जब दुनिया को बोलना नहीं आता था, भाषा का ज्ञान नहीं था, तो हमारे ये यहाँ के छोटे-छोटे बच्चे वेद मंत्रों का पाठ किया करते थे। और आज 21वीं शताब्दी में दुनिया मान रही है कि उन्हीं शब्दों में से जो मंत्र बने, गायत्री मंत्र, तो दुनिया क्या कह रही है कि गायत्री मंत्र इज द मोस्ट पावरफुल मंत्र। अब ये कहां से आया? ऋग्वेद से आया। विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद, उनकी ऋचाओं से आया गायत्री मंत्र। दुनिया अब मानती है। हमने दुनिया को जब बोलना नहीं आता था तब शब्द दिए, लोगों को जब कपड़े पहनने का भान नहीं था, ज्ञान नहीं था, तब हमारा देश रेशम का व्यापार करता था। हमारे व्यापारी रेशम का व्यापार किया करते थे और जब बिल्कुल, लोगों को बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं कि भोजन का पता नहीं था, कच्ची चीजें वो खाते थे, जंगल में रहते थे, कपड़े पहनते नहीं थे,
पका करके खाने का, अग्नि का जिनको भान नहीं था, ज्ञान नहीं था, ऐसे लोगों को हमने भोजन दिए। और आज तो आप जानते हैं ना, आपके पास 56 प्रकार के भोजन है। 56 भोग हम भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। तो शब्द है, भोजन है, वेशभूषा है, वस्त्र है, ये प्रारंभिक जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं ना, इस तत्कालीन ऐसे जंगली विश्व को हमने सभ्यता का पहला पाठ पढ़ाया मित्रों। सभ्यता का पहला पाठ भारत ने पढ़ाया दुनिया को हजारों वर्ष पहले। और इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे बड़ा हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह यह लगता है कि आपके पास ज्ञान और विज्ञान, साइंस आपके पास नहीं है। सारे आविष्कार तो हम लोगों ने किए, और दुर्भाग्य से पिछले लगभग 200 वर्षों में ये बताया गया, ये पढ़ाया गया कि बस भला हो अंग्रेजों का, जो यहाँ पर आए, उन्होंने शिक्षा हमको दी और हम कपड़े पहनने लायक सो कॉल्ड आज के प्रगतिशील ये बन पाए, बड़ी मेहरबानी अंग्रेजों की। तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जब विश्व को ज्ञान नहीं था, विश्व के पास विज्ञान नहीं था, और मैं तो यहां तक कहूंगा मित्रों कि ज्योमेट्री का जी उनके पास में नहीं था, तब हमने, अब आप लिखिए कुछ बातें मैं जो आपको बताता हूं। हम विद्यार्थियों को क्या पढ़ाते हैं? कितने आविष्कारक, कौन कौन आविष्कारक हुए? अब जरा सोचिए आप, सर्जरी ये भारत ने दी, और फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है सुश्रुत को। कितने साल पहले पैदा हुए? 2800 वर्ष पहले, 2800 साल पहले। कौन था उस समय यहां पर? सुश्रुत ने सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत कहलाए। ये जिसको आजकल जीरो कहते हैं ना, मैथ्स में जीरो, हम तो जीरो हो गए उनको पढ़ते पढ़ते, हमारे विद्यार्थी जीरो हो रहे हैं, जीरो ला रहे हैं। लेकिन ये जीरो ब्रह्मगुप्त ने दिया 6ठी शताब्दी में, बिल्कुल। 1400 साल पहले। एविएशन, सारी बातें हम दुनिया भर की करते हैं, ऋषि भारद्वाज ने दी। केमिस्ट्री नागार्जुन ने दी 2000 साल पहले। कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञान जिसको कहते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान, हमारे कपिल मुनि ने दिया 2700 साल पहले, 2700 साल पहले मित्रों। एटॉमिक, ऋषि कणान ने दिया 2600 साल पहले। एलजेब्रा, भास्कराचार्य ने दिया 900 वर्ष पहले। आर्यभट्ट ने दी मैथ्स, और सारे जो सिद्धांत आजकल पाइथागोरस प्रमेय वगैरह के, पाई के सारे जो सिद्धांत कक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं, सैकड़ों वर्ष पहले हमारे इन ऋषि मुनियों ने सारी दुनिया को वो दे करके चले गए। एस्ट्रोनॉमी वराहमिहिर ने दी, ये जिसको खगोल कहा जाता है, 1500 साल पहले। चरक ने आयुर्वेद दिया, महान आयुर्वेद। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 2300 साल पहले, 2300 साल पहले उज्जैन में गणित और विज्ञान के जो सेंटर थे, वो 700 वर्षों तक दुनिया को आयुर्वेद की पद्धति से मेडिसिन उपलब्ध कराते रहे। है किसी के पास ये ज्ञान और विज्ञान और ये आयुर्वेद? नहीं ना, ये हमने दिया दुनिया को। और ऐसी महान धाती हमारे पास में है, महान महापुरुषों की परंपरा हमारे पास में, ज्ञान का प्रवाह, ज्ञान का भंडार हमारे पास में है। लेकिन दुर्भाग्य से हुआ क्या, बीच के कालखंड में विदेशी मानसिकता के लेखकों ने इस सारे ज्ञान और विज्ञान को एक तरफ कर दिया, और इवन हमारे वेदों की व्याख्याएं बदल दी। मैक्स मूलर का मैं नाम लूंगा, पढ़ना मित्रों आप। संदर्भ बदल दिए, कंटेंट बदल दिए उनके, और जितनी भ्रांतियां खड़ी की जा सकती है वेदों के बारे में, हमारे साहित्यों के बारे में, उन्होंने उत्पन्न की, और उसको हम पढ़ रहे हैं, पुस्तकों में उनके कंटेंट पढ़ रहे हैं। जी, जी। और इसलिए इस युवा पीढ़ी को ये तथ्यात्मक जानकारी देना आवश्यक है कि आप जरा ये सोचिए कि हमारे पास ये जो परंपरागत हमने दुनिया को सारी चीजें हर क्षेत्र में दी है,
और जिनको हम आविष्कारक करके पढ़ते हैं, तुलनात्मक सामने विद्यार्थियों को पढ़ने दीजिए, एक बार रखिए कि ये 2800 साल पहले और ये अभी के। और मुझे तो बड़ा कहने में, मैं अभी कहना चाहूँगा, याद आया मुझे कि पढ़ाया जाता है कि भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने की। अब वो 1498 में भारत आया। 1498 में 522 साल पहले भारत में आया, उसने भारत की खोज की। वो गुजरात के व्यापारी के साथ में उन्हीं के जहाज में बंदरगाहों से भटकते भटकते भारत के किनारे लगाया उस गुजराती व्यापारी ने, और ला करके छोड़ा उस वास्को डी गामा को यहाँ पर कि ये देख भारत की धरती है, भारतीय की धरती के समुद्र का किनारा है, ये देख। और हमको पढ़ा है उसने खोज की भारत की। ये देखो, विश्व में अगर किसी ने खोज की है ना, अन्वेषण किया है ना, वो भारत ने किया है। बाकी सबने रिसर्च किया है, सर्च हम नहीं किया है। सर्च करने वाले लोग हम ही हैं, खोजा हमने। अब उसके ऊपर जो परत आ गई है, जो ढक दिया गया है, उसको फिर से उजागर करने की आवश्यकता है। और इसलिए मैंने अभी उनके शब्द से लगा करके ज्ञान और विज्ञान की चर्चा की। शब्द से लगाकर ये ज्ञान और विज्ञान भारत ने दिया। दूसरी बात, दूसरा बिंदु मैं इसके साथ लेना चाहूंगा, और वो ये है कि ये जितनी भी कलाएं हैं, इन कलाओं का जन्मदाता भारत है। बिल्कुल। और ये कलाएं भारत में ही विकसित हुई और भारत से ही दुनिया में गई। अब भारत तो 16 कलाओं का देश है। कृष्ण के बारे में कहते हैं कि वो 16 कलाओं के से परिपूर्ण थे। सारी कलाएं, अपने यहाँ पर तो 16 संस्कार भी माने जाते हैं। तो 16 कलाएं, जिसमें आप देखिए ना, मैं बड़ा आश्चर्य मुझे लगता है कि पढ़ाया जाता है कि 7 आश्चर्य 7 और वंडर्स। उसमें से भारत का एक ताजमहल। अभी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत में ताजमहल है, अच्छा है, बढ़िया है, आश्चर्य मानो उसको, लेकिन उससे कई अच्छी क्वालिटी में, अच्छी श्रेणी के शिल्पकला के अनुपम उदाहरण हर एक प्रांत में भरे पड़े। उनके मंदिरों को उठा करके देखिए, उनकी कलाकृतियों को उठा करके देखिए, ये सब कहीं धरे रह जाएंगे। हर एक स्टेट में है, बहुत पुराने मंदिर, उनकी स्थापत्य कला को देखिए, वो विकास के, उस समय के विकास के अद्भुत नमूने हैं। और ये 7 आश्चर्य नहीं, 70 आश्चर्य तो भारत में ही मिल जाएंगे। दुनिया को पढ़ाइए कि भारत बिल्कुल, में बिल्कुल। स्थापत्य कला या शिल्प कला के उस समय कितने प्रकार के नमूने। और ये संगीत किसने दिया? भारत ने दिया। संगीत के 7 स्वर, सारे ग म प ध नि, ये भारत ने दिए। और ये केवल शब्द नहीं है, संगीत के स्वर नहीं है, ये जीवन है। और आपको तो पता होगा ना कि भारतीय संगीत एक ऐसी विधा है जिसने, अगर आप किसी राग में गाते थे तो बरसात होती थी, बिल्कुल, बिल्कुल, किसी दिया राग में जलते थे। अगर आप गाते थे तो दीपक जल उठते थे। ये है किसी के पास? किसी, आजकल सारी दुनिया स्ट्रेस में रहती है, टेंशन में रहती है, संगीत सुनो, भारतीय संगीत सुनो, शास्त्रीय संगीत सुनो, आनंद आएगा, दिमाग को शांति मिलेगी, है ना। मेंटल पीस अपन बात करते हैं, ब्रह्मा कुमारी तो इसका बहुत बड़ा अनुपम उदाहरण है। संगीत का कितना बिल्कुल। बड़ा महत्व हम लोग देते हैं ब्रह्मा कुमारीज में। शांति उपवन तो उसका एक अद्वितीय उदाहरण है। आप वहां बैठो तो ही संगीत का आनंद आता है। ये भारतीय संगीत और संगीत के 7 स्वर ये हमने दिए हैं। जी, जी। जी। सुतर सर, बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें आपने बताया। अनुपम देन भारत का विश्व के लिए, इस पर बातें हो रही हैं। और जब संगीत की बात चल रही है तो निश्चित तौर पे संगीत अपने आप में एक अनूठा है, जो भारत अपने आप में इस संगीत की जो दुनिया है, भारत से ही सभी को मिला है। और भारत का जो शास्त्रीय संगीत है, वो एक बहुत बड़ा खजाना है और उसके बारे में हम सभी लोग अवगत भी हैं और दुनिया भी इससे परिचित है। तो आइए एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं। नीता जी हमारे साथ आई हैं, ये भी संगीत के टीचर हैं। तो मैं चाहूँगा एक छोटा-सा गीत सर के लिए आप डेडिकेट करें। स्वागत है। शांति। ओम शांति।
सर ने बहुत अच्छी बात बताई भारत के लिए। भारत भी पहले क्या था, 16 कला संपूर्ण था। आज किसी को पता नहीं, क्योंकि सारे विश्व के बारे में आपने बताया। इसीलिए मैं आज आपको अपने शास्त्रीय की संगीत की भी बात की, तो मैं आपको आज एक प्रेयर सुनाना चाहती हूँ, हे शारदे माँ की। तो आपको आई होप पसंद आएगी। सा नी नी द प सा सा नी नी द द प प सा सा नी नी द द प प हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझ पे, हर शब्द तेरा, ये जीवन तुझ पे। हम है अकेले, हम है अधूरे, तेरी शरण में हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। सा नी द प सा सा नी नी द द प प मुनियों ने समझे, ये गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझे, ये गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मन से मिटा दे हमारा अंधेरा, उजालों का हमको परिवार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। सा नी द प सा सा नी नी द द प प सा सा नी नी द द प प। थैंक यू। धन्यवाद नीता जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। शारदे माँ का विशेष प्रार्थना आपने सुनाया। थैंक यू सो मच। आइए, वापस मैं सुतार सर से जुड़ना चाहूँगा और ख़ास करके भारत की देन विश्व के लिए इस विषय पर बातचीत हो रही है और सभी लोग आप हमारे दर्शक मित्र जो जुड़े हैं, वो भी बड़े प्यार से आपको याद करते हुए धन्यवाद, शुक्रिया कह रहे हैं। निश्चित तौर पे आप भारत के बारे में हम लोग सुनते हैं, तो भारत की खूबसूरती सुनकर मन गदगद ज़रूर होता है। तो क्या आज उस चीज़ को फिर से हम लोग उस जो भारत की जो परंपरा है, भारत की जो संस्कृति है, उसका बखान उतनी ही तरीके से करते हैं या हमारे जीवन से वो प्रकट होता है या कहीं न कहीं चीज़ें जो है समय के साथ बदल गई हैं? आपसे सवाल है, आप बताइएगा। जी, नहीं, बहुत सितार अच्छा सर। लग रहा है और गीता जी ने बहुत अच्छा, वो जो मैं संगीत की बात कर रहा था, बिल्कुल। इन्होंने इसको प्रकट किया है। बहुत बहुत अच्छा लगा, कर्णप्रिय संगीत। और जितने जी, भी श्रोता जुड़े हुए हैं और वो याद भी कर रहे हैं और उनकी इच्छा भी है मेरे पास आज दिन भर से जो उनके संदेश प्राप्त हुए कि इन इन बातों को की जानकारी हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो बात हमने अभी संगीत तक की, हमने दुनिया को काल गणना दी है, कैलकुलेशन हमने दिया है, टाइमलाइन हमने दी है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है भारत का कि अब ये जो टाइमलाइन है ना, इसको कहाँ हमारे सामने रखा जाता है। जब भी हम इतिहास में बात करते हैं, तो हमारे सामने एक लाइन खींची जाती है और वो उस पर लिखा जाता है बीसी, एडी, एडीडीसी, हाँ, बिफोर बीसी। क्राइस्ट, है ना? वो एक लाइन खींची जाती है कि ईसा से इतने साल पहले ऐसा हुआ या ईसा के इतने बाद वर्षों ऐसा हुआ। तो समय की गणना का सेंटर उन्होंने अपने पास जानबूझ रख करके
ऐसा बनाया ताकि हम भ्रमित रहें। बिफोर क्राइस्ट एंड एनो डोमिनी एडी, ये बनाया गया। और अब इसकी काल गणना देखिए, लोग तो सेकंड तक जानते हैं, छोटे से छोटे इकाई सेकंड जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की काल गणना में आप देखेंगे त्रिश्रेणु, त्रुटि, निमेष, ये सेकंड से हजारों हजारों जो खंड पहले की बात करते हैं, उतने हिस्से पहले की बात करते हैं। और आगे चल करके ये केवल दिन, सप्ताह, वर्ष, महीने नहीं है, ये तो 10,000 पर आकर के थक जाते हैं, इनके पास इनकी गिनती नहीं है। लेकिन हमारी जो जो काल गणना है वो तो युगों तक चलती है। ये युग शब्द हमने लाया, हमने 4 युग, चतुर्युग हम जिसको कहते हैं, 4 युग, अभी कल युग चल रहा है। ये 4 युगों की कल्पना, और उसके बाद भी मनवंतर। अब ये मैं इस पे बहुत लंबा नहीं जाऊंगा, लेकिन आप बिल्कुल। ये सोचिए कि लगभग 17,28,000 वर्ष पूर्व के चारों, केवल 4 जो हमारे युग कहलाते हैं उनको हो गए 17,28,000 वर्ष, क्योंकि ये कलयुग जो केवल है ना, उसकी उम्र है 4,32,000 साल पहले। और आपको जानकर के अच्छा लगेगा, गर्व होगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप महसूस करिए कि हमारे घर में जब भी यज्ञ होता है और जब पंडित जी आते हैं और सबसे पहले जब बैठा करके यज्ञ वेदी पर हमसे जो संकल्प करवाते हैं, हाथ में जल लीजिए, संकल्प कीजिए, तो वो क्या बोलते हैं? वो 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 भारत की काल गणना को ही बोलते हैं। और वो कहते हैं, ओम ब्रह्मणो हनि द्वितीय परार्धे श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाम विंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे। अब फिर आपका शहर, नाम, गोत्र वगैरह क्या है, कहाँ से है, कि क्या यज्ञ कर रहे हैं, वो बोलते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी के 91 51 ये वर्ष का प्रथम कल्प है, और इसका नाम है श्वेत वाराह कल्प। 7वां वैवस्वत है, उसका मनवंतर का नाम है, और 28वां कलयुग है। बिल्कुल। अभी कलयुग बहुत बाकी है देखना। अभी 28वां चल रहा है। तो ये काल गणना 28वां कलयुग में हम रह रहे हैं, और ये तो घोर कलयुग जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं। इस कलयुग में पता नहीं क्या क्या दिखेगा, आपने सब अच्छा सुना है इसके बारे में। लेकिन इस काल गणना को, यानी इस कैलकुलेशन को, टाइम लाइन को हमने दिया है, और अब इसको कन्वर्ट करने की एक जरूरत है कि हम इसको बीसी, बिफोर क्राइस्ट ना कह करके बीसीई कहें, बिफोर कॉमन एरा कहें। चलिए, कुछ तो भारत की ओर आना पड़ेगा ना। बिफोर कॉमन एरा बीसीई कहे, सीई कहे, कॉमन एरा कहे। और मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस काल गणना को जो हमने स्थापित किया, वही काल गणना आगे चल करके ये जो डेडलाइन, टाइम लाइन डाली गई है, इस टाइम लाइन की जगह भारतीय टाइम लाइन लेगी। बिल्कुल। और उसको हम केवल बीई लिखेंगे, भारतीय एरा लिखेंगे। इससे भारतीय एरा ये बताएगा कि हम कहां थे और उसके बाद आने वाले लोगों ने क्या क्या किया। तब ये गलतफहमी नहीं होगी कि जो सिद्धांत आज हमें पढ़ाए जा रहे हैं, जो 500 वर्ष पहले पैदा हुए, उन्होंने स्थापित किए, और वो नहीं पढ़ाए जा रहे हैं जो 2800 साल पहले हमने दुनिया में स्थापित कर दिए थे, बता दिए थे। और इसलिए बिल्कुल। तब मैं इतिहास की और काल गणना की बात करता हूं तो लोग कहते हैं कि हम तो 1947 में ही बने, देश का निर्माण 1947 में हुआ, वी आर नाउ मेकिंग ए नेशन। अब 1947 में ही भारत बना रहे हैं। तो भारत बना रहे हैं, तो चलिए 5000 साल पहले महाभारत कहाँ हुआ था? जब भारत था ही नहीं तो महाभारत कहाँ हुआ था? और और देखो, ये जो महाभारत का कालखंड है, महाभारत का कालखंड है, इसमें आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 1,30,000 ऋचाएं हैं, जी। जिनके पास केवल 26 अक्षर है ना, ए टू जेड, वो बिल्कुल। हमको दुनिया का ज्ञान सिखा रहे हैं। और आपको जानकर के अच्छा लगेगा कि हमारी केवल एक संस्कृत ने आज तक, जब से संस्कृत भाषा या व्याकरण पाणिनि के माध्यम से आई है,
तब से लगाकर आज तक बिना किसी कॉमा फुल स्टॉप के चेंज किए बिना इस भाषा ने 132 अरब 58 लाख शब्द दिए हैं। लिख लीजिए आप। ये शब्द हमने दिए हैं, संस्कृत ने दिए हैं। और महाभारत की ऋचाएं जिनको कहते हैं, महाभारत के श्लोक जिनको कहते हैं, उन श्लोकों में 1,30,000 श्लोक हैं। रामायण में आप पढ़ते हैं 24,000 श्लोक हैं। जो हमारे 4 वेद हैं, दुनिया के प्राचीनतम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनमें ऋग्वेद में 10,600 जो ऋचाएं हैं, यजुर्वेद में 4,000 के आसपास है, और ये अथर्ववेद जो है वो तो पूरा संगीतमय वेद है, संगीत में ही गाया जाता है। 6,000 के आसपास ऋचाएं हैं। इन वेदों की पावन ऋचाओं से हमारे जो स्वर गूंजे थे विश्व के पटल पर, वेद की पावन ऋचाओं के वे स्वर, तो उसी स्वरों से पर आज दुनिया रिसर्च कर रही है, लोग पढ़ रहे हैं, उन वेदों में से निकाल रहे हैं कि ये सूर्य क्या है, ये प्रकाश क्या है, उसकी स्पीड क्या है, उसकी गति क्या है, ये कौन से ग्रह है, ये खगोल क्या है, ये। और देखो कितना आश्चर्य होगा आपको जान करके कि ये 20-30 साल पहले पैदा हुआ, स्थापित हुआ नासा आज बता रहा है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किस तिथि को होगा, 1 साल भर के लिए बताता है। और आज इसके सापेक्ष हमारे पंचांग उठा करके देखिए, जिसमें हजारों वर्ष भूत और भविष्य दोनों उनके कालखंड अंकित है। हजारों वर्ष पहले सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कब हुआ था और हजारों वर्ष बाद में कब होगा, ये हमारे ऋषि मुनियों ने ये हमारी काल गणना में अंकित किया, दे रखा है। और इसलिए हमने दुनिया को कालिदास दिया है, पाणिनि दिया है, वाल्मीकि दिया है, वेदव्यास दिया है। और देखिए हम भले ही अंग्रेजी के चक्कर में, इंग्लिश के चक्कर में पड़े जरूर है, लेकिन आज की तारीख में भी हमारी हिस्ट्री को, हमारे वेदों को देख करके उस पर रिसर्च करके दुनिया क्या कह रही है कि संस्कृत विश्व की एकमात्र भाषा है जिसको सबसे सरल तरीके से समझा जा सकता है और कंप्यूटर में यूज किया जा सकता है। और इसलिए जापान, जर्मनी, थाईलैंड, इंडोनेशिया, यूके, आप जरा यूट्यूब पे जाइए और वहां पर देखिए उनके स्कूलों में स्कूली विद्यार्थी संस्कृत पढ़ रहे हैं, उनके मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। वो स्कूल में बोलते हैं ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्माविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ओम शांति शांति भवन्तु सुखिनः, वो मंत्रों का पाठ कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले भी हमने दिया था और हमारे माध्यम से ही आज वो सारे प्राप्त कर रहे हैं। आप देखिए ये ज्ञान के जो भंडार थे हमारे यहाँ पर, विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था, नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में 10,500 विद्यार्थी वहीं रह करके पढ़ते थे और 6 विषय नहीं पढ़ते थे, 64 विषयों की की जाती थी, 64 सब्जेक्ट्स। और ये नहीं, दुनिया भर के, चाइना के स्पेशली जो यहाँ पर पढ़ने के लिए आए, जिज्ञासु लोग आए, उन्होंने वहां जाकर अपने देश में जाकर के बोला और लिखा कि तक्षशिला नालंदा के विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। यह शिक्षा का हमारा स्तर था। और आपको तो पता है ना कि नालंदा तक्षशिला के विश्वविद्यालयों का सारा वो साहित्य जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया। 6-6 महीने तक उन लोगों ने इसकी अग्नि से गर्म पानी करके स्नान किए। हम कैसे भूल सकते हैं हमारे साहित्य को, हमारे इतिहास को, हमारे ज्ञान के भंडार को। तक्षशिला, नालंदा का, विक्रमशिला का, तिलहारा के विश्वविद्यालय, अब तो यूनिवर्सिटी गली गली है, लेकिन हमारे ये विश्वविद्यालय सही मायनों में विश्वविद्यालय थे। सारी दुनिया के जिज्ञासु छात्र यहाँ आकर के पढ़ते थे। और देखो स्थापत्य कला कैसी थी कि नालंदा ही विश्वविद्यालय में 300 कमरे उस समय बने हुए करते थे, 7 बड़े हॉल थे और 3 मंजिला 3 स्टोरी लाइब्रेरी थी और 3.5 लाख उसमें पुस्तकें थी। क्या हमारे पास ज्ञान की कमी थी क्या? ज्ञान के भंडार, अथाह भंडार
हमारे पास में भरे हुए थे। और इसलिए मैं आपके माध्यम से हमारे सभी श्रोताओं को ये कहना चाहता हूँ कि जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, वो ये इसको स्थापित करें और इनको उजागर करें विद्यार्थियों के सामने। ये हमारा प्राचीन गौरव शिक्षा के माध्यम से हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? ये हम हमारी इस वर्तमान पीढ़ी को इस ज्ञान धारा से, हमारे प्रवाह से, परंपराओं से नहीं जोड़ेंगे तो वो आने वाली पीढ़ियां हमको क्या कहेगी, क्या सिखा करके जाएगी? 75 वर्षों में हमने किया नहीं, अब हमें करना है। और अच्छा, आपको सुन करके कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा, अच्छा छोड़िए जी, ये तो बहुत पुरातन बातें हैं, महाभारत रामायण काल की बातें हैं, हमारे ऋषियों ने तो पता नहीं दिया होगा तो दिया होगा, किसने देखा, हमने तो देखा नहीं, ये कपोल कल्पित हैं, है ना? इस पर कौन विश्वास करे? तो मैं आपके माध्यम से आज की इस युवा पीढ़ी को बताना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और टीनएजर्स हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी उम्र के ही टीनएजर्स ही सारी दुनिया में छाए हुए हैं। मैं कुछ नाम बताता हूँ मित्रों, आप यूट्यूब पे खोजना उनको और उनकी उपलब्धियां क्या है। अकृत जायसवाल, जिसको छोटा डॉक्टर कहते हैं, अंगद दरियानी, उन्होंने जो बच्चे सुन नहीं सकते उनके लिए वर्चुअल ब्रेलर बनाया है, वर्चुअल ब्रेलर। और सुषमा वर्मा 13 साल की है, ग्रेजुएशन उसने किया है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए वो अप्लाई कर रही है। जैसन फर्नांडिस है, वो स्मार्ट क्लॉक के फाउंडर हैं। संजय और श्रवण कुमार दोनों 10 और 12 साल के बच्चे हैं मित्रों, और वो यंगेस्ट सीईओ है मोबाइल कंपनी के। भारत में ही, भारत के ही लोग हैं ये, आपकी आयु वर्ग के ही लोग हैं ये, जो अभी आपके सामने कर रहे हैं। छोड़िए वो अभी मैंने जो इतिहास बताया, चलो, लेकिन अभी जो हमारे वर्तमान में जो जीनियस हैं, जीनियस बच्चे हैं और अपने अपने क्षेत्र में कुछ कमाल कर रहे हैं, क्यों नहीं जानकारी उनकी चाहिए। और आदित्य जोशी क्लास 8वीं का बच्चा है, रमेश भाई जी, 8वीं क्लास का बच्चा। तो ये जो हमारे ग्लव्स और हम जो सॉक्स पहनते हैं उसमें पानी भर जाता है, उसको सोखने के लिए स्प्रे बना दिया है। स्प्रे से वो सूख जाएगा, सूख जाएगा, पैरों में पहने हुए मोजे सूख जाएंगे। 8वीं क्लास के बच्चे ने इन्वेंट किया है। उस्मान हनीफ पटेल है और उसने विंड ऑपरेटेड फैन बनाया है। शौर्य मोहनोत है, बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। और त्रिपुराज पंड्या का नाम तो आपने सुना होगा, छोटा सा बच्चा जो जिस समय अंगुलियां भी किसी की हिलती नहीं, ऐसे 3.5 साल के बच्चे ने तबला बजाना सीखा। आज वो तबला बजा करके और बड़े बड़े मंचों की शोभा बढ़ा रहा है। प्रियांशी सोमानी का नाम तो आपने सुना है ना, प्रियांशी सोमानी। वो वर्ल्ड लेवल पर 2010 में एक मेंटल कैलकुलेट करने का वर्ल्ड लेवल पर कंपटीशन हुआ, उसने गोल्ड मेडल उसमें जीता। वो तो उसका तो दिमाग ही कैलकुलेट, कितनी भी बड़ी सेकंड्स में वो कर लेती है प्रियांशी सोमानी। और कौटिल्य पंडित का नाम तो सुना होगा ना आपने, अमिताभ बच्चन ने गोद में लेकर के और कौन बनेगा करोड़पति में जिसका परिचय करवाया कौटिल्य, छोटा सा बालक, और कितनी बड़ी याददाश्त, सारे देशों के, राजधानियों के, दुनिया भर के नाम उसको पलक झपकते याद है। अंशुमन नंदी जो केवल छोटा सा शायद उसके 5.5-6 साल वर्ष अभी उसकी आयु होगी, और जो ड्रम बजाता है और विश्व के मंचों पर वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करता है। बहुत सारे नाम, और एक नाम सत्यन कुमार, छोटा सा बालक जिसने आईआईटी में क्रैक किया और 679 उसकी ऑल इंडिया रैंक है। अब उसको परमिशन नहीं है क्योंकि उसकी एज भारत के हिसाब से अभी पूरी नहीं हुई। और एक नाम मैं आज के विद्यार्थियों के, जो मुझे मैसेज भेज रहे हैं सारे विद्यार्थी कि सर आप अच्छा कह रहे हो, तो मैं आपको विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि एक नाम मैं लूंगा, फैबियोला मान उसका नाम है, और उसकी जो आईक्यू है वो है 162 आईक्यू, और आइंस्टाइन से भी हायर है, इनसे भी ज्यादा आईक्यू जिसकी है। ऐसी मेधा शक्ति के विद्यार्थी बालक
हमारे पास में ये पीढ़ी अभी तैयार हो रही है, और इसलिए इसको ऐसा मत मानिए कि ये प्राचीन काल की सारी जो हमारी विधाएं थी वो दुनिया ने हमको पता नहीं कब दिया होगा और कैसे दिया होगा। मैं एक बात और जोड़ूं आपको, आपको अच्छा लगेगा। जब ये भाव जब हम आज के बच्चों में जगाते हैं ना, शिक्षा के माध्यम से, कि देखो आप भी कुछ कर सकते हो, ये आपकी ही उम्र के बच्चे हमारे देश के जो हैं वो कर रहे हैं। मैंने किसी एक भी विदेशी बच्चे का नाम नहीं लिया, दुनिया में बिल्कुल। विदेश में ये बच्चे ऐसा कर रहे हैं, सब भारतीय बच्चे हैं। और अगर आपको और खोज करनी हो तो अब मैं ये कह रहा हूं कि ये बदला हुआ भारत है, और नई शिक्षा प्रणाली आने के बाद में बदलते हुए भारत को स्थापित करना ये हमारी जिम्मेवारी है। मैंने पिछली चर्चा में आपसे निवेदन किया था, और उस बात को पहचान करके अगर हम ये खोजेंगे तो वो अब लोग, दुनिया बोलने लगी है कि अब भारत जो है सुपर पावर बनने की प्रक्रिया में है, बिल्कुल, विश्व गुरु बिल्कुल। भारत बनने की प्रक्रिया में है। सुनकर के अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है। क्यों क्यों नहीं लगेगा? और मैं तो अब मैं आपके माध्यम से, देखो आपका ये चैनल होगा पहला जहां मैं ये घोषणा करता हूं कि हम विश्व गुरु थे, है। विश्व गुरु हैं, और विश्व और गुरु ही रहेंगे। अब इसको स्वीकार करने की हमारी जिम्मेवारी है। बिल्कुल, बिल्कुल। भारत भारत कभी कब कहेगा कि मुझे विश्व गुरु बनाओ? हुँ। उसको तो पहचानने की जिम्मेवारी हम जब पहचानेंगे हम विश्व गुरु हैं, इसकी पहचान जब हम कर लेंगे और हम ये बोलने लग जाएंगे कि हम विश्व गुरु हैं, हम भारत के निवासी विश्व गुरु हैं, हमने ही सारी दुनिया को दिया था, हम ही दुनिया को दे रहे हैं, देते रहेंगे, बिना किसी स्वार्थ के देते रहेंगे, दुनिया की भलाई के लिए देते रहेंगे, और हमारे पास वो ताकत है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं आपके माध्यम से। जो उत्सुक जी। विद्यार्थी हैं, जिज्ञासु विद्यार्थी हैं, जो जुड़े हुए श्रोतागण हैं, वो कृपया उसको लिखें कि वी आर वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री बिफोर ब्रिटिश रूल, वी आर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, वी आर एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, और वी हैव मैक्सिमम पोस्ट ऑफिसेज इन द वर्ल्ड। ये आंकड़े बोलते हैं, हमारी सरकार के आंकड़े बोलते हैं। हम दुनिया के सामने अभी कहां खड़े हैं? कोई पिछड़े हुए नहीं है, विकासशील विकासशील नहीं है। परिभाषा उन्होंने तय की, आप विकासशील हो, हम विकसित हैं, मुबारक हो आपका विकसित होना। लेकिन हम सेकंड लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक कंट्री है ऑफ द वर्ल्ड, वी हैव लार्जेस्ट न्यूज चैनल्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूज चैनल हमारे पास में है, वर्ल्ड के पास में नहीं है। वी आर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, कोकोनट, टी, व्हीट, राइस एंड शुगर, सबसे बड़े उत्पादक देश हम हैं। एंड वी हैव इंडियन रेलवेज, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड, करोड़ों लोगों को जिन्होंने व्यवसाय से जोड़ा है, रोजगार से जोड़ा है, इंडियन रेलवे हमारे पास है। वी आर वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट विंड पावर यूजर, वी आर सेकंड लार्जेस्ट पूल ऑफ साइंटिस्ट and engineers of the world, we have built supercomputer, we have world's second largest labor force, we invented chess, we gave yoga to the world, दुनिया को हमने योगा दिया। 180 देश आज योगा करते हैं। 21 जनवरी को ब्रह्मा कुमारी का बहुत बड़ा आयोजन माउंट आबू पर होता है, योग दिवस पर। जी, जी। ये हमने दिया है, ये अभी 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 नहीं दिया है, पहले से दिया है। मोदी जी ने घोषणा जरूर करवा दी, लेकिन ये पतंजलि का योग शास्त्र हजारों वर्षों से, जब देखो हमने पहचाना तो हमने दुनिया को दे दिया। फिर से योगा को हमने पहचाना, स्थापित किया, तो फिर से दुनिया मानने लग गई, और दुनिया आज नहीं तो कल जो हम देंगे वो मानेगी। और अब हमारे अंदर वो ताकत है, हमारे शब्दों में वो ताकत है कि हम जो दुनिया को सामने रखेंगे वो दुनिया उसे
सहर्ष स्वीकार करेगी और उसी रास्ते पर चलेगी। एक महत्वपूर्ण आंकड़ा देख करके मैं आगे बढ़ता हूं। बहुत सारे लोग हमारी प्रतिभाएं दुनिया के पास में है और जो उनकी कंपनियों में आज उनका कारोबार चला रही है। 38% डॉक्टर्स हैं अमेरिका में हमारे, बिल्कुल। 12% साइंटिस्ट है नासा में हमारे, 36% एम्प्लॉयज हैं, सारे इंजीनियर्स बड़े बड़े अमेरिका में हमारे हैं। माइक्रोसॉफ्ट में 34% जो एम्प्लॉयज है उसमें से 34% भारत का है। आईबीएम में 28% जो लोग हैं वो भारत के हैं। इंटेल में 17% लोग जो है वो भारत के हैं और जेरोक्स कंपनी में 13% लोग हैं वो हमारे भारतीय लोग हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट हमारे भारत का है। 500 बैंक्स हैं हमारी, 500 बैंक्स हैं जो फाइनेंशियल जो ब्रांड है उनमें से 500 बैंक भारत के हैं, ब्रांडेड बैंक भारत में उनकी पहचान है। और मिलिट्री फोर्स हमारे नौजवान दुनिया की तीसरी ताकत हम हैं और इस ताकत ने हमारी फौजों ने हमारी सेनाओं ने जब भी दुनिया में विपत्ति आई है, संकट आए हैं, उनके रोज के जो लड़ाई झगड़े हुए हैं वहां पर जाकर के शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका हमारे भाई ही सैनिकों ने भाइयों ने निभाई। सैनिकों ने। और एक बहुत गर्व की बात, एक बहुत ही गर्व जी। की बात मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहूँगा और जिसकी आजकल बहुत बड़ी चर्चा होती है कि पहले हमने जो दुनिया को दिया, हमारे बच्चे जो इस समय अच्छा कर रहे हैं, बहुत प्रतिभाएं हैं, जीनियस है, लेकिन मैं आपके सामने ऐसी कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज के नाम रखना चाहूँगा जिनके सीईओ यानी हेड ऑफ द कंपनीज वो भारतीय हैं। अब एक प्रश्न मुझे लिख करके किसी ने भेजा कि साहब अगर इतनी सारी जो कंपनियां हैं उनके जो हेड है, चलाने वाले लोग अगर भारतीय हैं तो ये जो इतने अगर मेधावी हैं तो भारत में ये कंपनियां क्यों नहीं खोल पाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्यों वहां जाकर के नौकरी करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लेकिन मित्रों मैं ये कहना चाहता हूं कि हो सकता है कुछ सरकारी इसके कारण है, कुछ प्रक्रिया के झंझट होंगे, ये फॉर्मेलिटीज पूरी करो, ये कागजात पूरे करो, ये ऐसा पूरा करो, ये लंबी प्रक्रिया हमारे यहाँ पर पुराने जमाने की कानूनों की वो चलती होगी, उसके कारण से भी हो सकता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि सही मायनों में ये उन कंपनियों के सीईओज हैं और वे भारत के कल्चरल एम्बेसडर हैं। हमारी प्रज्ञा प्रवाह के वे संवाहक हैं जो दुनिया में स्थापित हैं। वो और कुछ नहीं, दुनिया के सामने भारत के एग्जाम्पल बन करके खड़े हैं। एग्जाम्पल है, सैंपल है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। आप पेप्सी को देखिए, इंदिरा नूई उसकी सीईओ है। मास्टर कार्ड देखिए, अजय बंगा हमारा उसका सीईओ है। माइक्रोसॉफ्ट देखिए, बहुत बड़ा नाम है और सत्यनारायण नडेला उनके सीईओ है। आईबीएम देखिए, अगर आप देखेंगे अरविंद कृष्णन वो भारतीय हैं, भारतीय मूल के हैं, उनके सीईओ हैं। एडोब देखिए और शांतनु नारायण वो उनके सीईओ है। और जिस पर हम सब कुछ सर्च करते हैं ना गूगल, उनके सीईओ को जानते हैं, सुंदर पिचाई, वो भारत के हैं। और लेटेस्ट आप सब लोगों का मुझे समर्थन मिलना चाहिए कि लेटेस्ट ट्विटर पर भी हमारा व्यक्ति पहुंच गया है सीईओ बन करके, पराग अग्रवाल हमारा है। और इसलिए दुनिया की ये जो सारी मल्टीनेशनल बड़ी कंपनियां हैं उनको चलाने वाली भारतीय प्रतिभाएं हैं, ये हमारा प्रज्ञा का प्रवाह, ये टैलेंटेड लोग हैं जो सारी दुनिया में जाकर के भारतीय ये जो ज्ञान है, विज्ञान है, इसको आज स्थापित करने में लगे हुए हैं। और दुनिया में बिल्कुल, ये जो महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है ना, तो ये आम आदमी से लगाकर, आम शिक्षाविद से लगाकर, मैं एक बात जोड़ूं, आपकी बात आप अगली बात करें उससे पहले फिर मैं अंत में बस 2 मिनट लूंगा कि मैं बात जोड़ना चाहता हूं कि ये जो हमारी प्रज्ञा है, हमारा
जो टैलेंट है, ये इस टैलेंट को फिर से स्थापित करने की आज आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यही आगे चल करके आज जब हम 75वां वर्ष अपनी स्वतंत्रता का मना रहे हैं, तो अगले 25 वर्षों में ये जो लोग सुन रहे हैं और जो लोग देख रहे हैं और जिनके नाम मैंने अभी बोले हैं, ये आगामी 25 वर्षों में भारत को स्थापित करने वाले लोग यही हैं। और इसलिए युवा पीढ़ी को 25 साल 2047 का भारत हम कैसा दे करके जाना चाहते हैं। अभी जो घिसे पिटे जो लोगों के हीरोज है ना, उनको बदलने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो पर्दे पर आने वाले हीरोज है ना, इनको बदलने की आवश्यकता है। अब सही मायने में साइंटिस्ट क्यों नहीं हीरोज हो सकते? बिल्कुल। वो सेलिब्रिटी क्यों नहीं हो सकते? एजुकेशनिस्ट सेलिब्रिटी क्यों नहीं हो सकते? जो पहले देश की सेवा कर रहे हैं, सेलिब्रिटी हुआ करते थे हमारे बीच में, हाँ, ये क्यों नहीं हो सकते? ये बड़े चेंज बड़े हो गया। साइंटिस्ट और सबसे बड़े तो सेलिब्रिटी हमारे लिए ये सेना के जवान, ये क्यों जवान। नहीं हो सकते? बिल्कुल बिल्कुल। तो सेलिब्रिटी बदलिए मित्रों, नौजवानों, सेलिब्रिटी बदलिए अपनी और अपने मानस पर इन सेलिब्रिटीज को लाइए, इन वैज्ञानिकों को, आजाद साहब को लाइए, शिक्षाविदों को लाइए, इतिहासकारों को लाइए, कलाकारों को लाइए, संगीतज्ञों को लाइए, इन मेधाओं को लाइए जिनके नाम अभी मैंने बोले, वो आपके सामने रखिए। ये कुछ आप सिखाएंगे और कुछ दे करके जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सुतार सर, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने भारत की देन विश्व के लिए इस विषय पर बातें की और वर्तमान में भारत विश्व गुरु है और रहेगा, ये आपने नारा दिया यहाँ से मुझे अच्छा लगा, क्योंकि कई बार ये चीजें बोलते थे, मुझे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा लगता था कि ये हम खुद क्यों ऐसा बोल रहे हैं, जबकि हम विश्व गुरु है ही, फिर उसको बोलने की क्या जरूरत है। तो वो चीजें मुझे भी लग रही थी, तो आपको क्लियर किया। बिल्कुल। एक सेकंड के लिए कि एक बहुत प्रचलित शब्द है ABCD, और इसको मैं ऐसे लेता हूँ कि तो इस बात का समापन करता हूँ कि ABCD ये अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज्ड देसी है। अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसी। अब इसकी जगह हमें स्थापित करना है BBCD, भारत बॉर्न कॉन्फिडेंट देसी। ABCD की जगह BBCD हमें स्थापित है। और मैं अभी युवाओं से कहना चाहता हूं कि जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता। बहुत बढ़िया। आइए कल्पना करूं कि आज से 25 वर्ष बाद 2047 का भारत आपके द्वारा, आपकी आंखों के सामने वो सब कुछ बने जो हमारे महापुरुषों की इच्छा थी, जो हमारे मन में है स्वप्न, उस स्वप्न को साकार करें, उस स्वराज को स्थापित करें, स्वतंत्रता स्वराज में बदले, यही मेरा सपना है। आपने सुना, बहुत अच्छे कमेंट्स लेके, और मैं आपके माध्यम से रमेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये अवसर दिया आप सब लोगों को भाग लेने बहुत के बहुत लिए। धन्यवाद सुधार सर, और हम लोग चाहेंगे कि ऐसे ही कुछ भावनात्मक और भारत की महिमा की बातें आगे भी हम लोग करते रहेंगे, और जिस तरह से आपने जिन चीज़ों को यहाँ पर बताया, वो चीज़ें हमारी युवा मानस पटल पर बने रहें और बार बार याद करें कि हमारी भारत कितनी खूबसूरत है और कितनी संपन्न है। उस चीज़ को समझ ले और उसके आधार पे आप अपने जीवन को बनाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं। सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा। जय हिंद, जय भारत।